नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम इस खास पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं सोना चांदी की कीमतों को लेकर के। आखिर आने वाले दिनों में कितना और गिरेगा सोना चांदी? क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का? किस पर आप निवेश कर सकते हैं? इस पूरे में हम चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, सबसे पहला सवाल सोना चांदी को लेकर के मेरा यही रहेगा कि अभी लेटेस्ट रेट क्या है, क्योंकि कल जो अपडेट आई थी चांदी क्रैश हो गई थी, सोना की दाम में भी गिरावट देखने को मिला था। आखिर ये हो क्यों रहा है और क्या आने वाले दिनों में और गिरावट हो सकती है? देखिए, पहले मैं अपडेट दे दूं। कल गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में $4100 के नीचे करीबन $4099 का लो बनाया था और डोमेस्टिक मार्केट में 1,29,000 के लो बनाए थे। वही चांदी ने कल 2 लाख का लेवल तोड़ा था और 1,99,700 का लो बनाया था। तो कल बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी थी और आज अगर हम देखें तो चांदी और गोल्ड दोनों वहाँ से रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम देखें तो करंटली कल के हिसाब से अगर हम लो से लगाएं तो करीबन चांदी इस टाइम पे 25,000 रुपये महंगी चल रही है, करीबन 2,25,000 के आसपास है और गोल्ड का भाव भी करीबन 1,34,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोनों के अंदर ही कल अपने निचले स्तरों से रिकवरी हमने देखने को मिली है। हालांकि कल जैसे ही ट्रम्प साहब का ट्वीट आया कि भाई वो आगे वॉर खत्म करेंगे 5 दिन के लिए, तो उसके बाद हमने रिकवरी आते हुए देखी। तो कल हमने सभी एसेट क्लास में रिकवरी देखी, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो इक्विटी हो, इवन सभी के अंदर हमने कल रिकवरी आते हुए देखी। और आज अगर हम देखें तो दोबारा से ईरान की तरफ से भी ट्वीट आया है कि वो यूएस से बात करने के लिए राजी हैं। तो ये जो अब सिचुएशन है वो युद्ध विराम होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में हमने देखा कि जो पहले चीज़ें गिर रही थी वो ये पॉजिटिव होते ही वापस बढ़ना चालू हो गई। बिल्कुल, क्योंकि एक्सेंडर पर ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर वो 5 दिनों तक हमला नहीं करेंगे। और उसके बाद से ही आप देखिए लगातार कई तरीके के बयान भी आना शुरू हो गए थे कि इस बयान के बाद क्या ईरान इजराइल में जंग रुक जाएगी। और कहा यह भी जा रहा था ना तो ये फुल सीज फायर है, ना ही अभी जो है पूरी तरीके से जंग पर रोक लगी है। तो इसको लेकर के भी कई तरीके के बयान सामने आ रहे थे। लेकिन सोना चांदी की अगर हम बात करें तो बताइएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें और कौन से भी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो कि आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत सही रहे। देखिए, जहाँ तक अगर हम पहले वॉर की अगर बात करें तो देखिए दोनों के ऊपर ही इस टाइम पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही चाह रहे हैं कि दोनों जो है बैकफुट पर आ जाएं और यहाँ पर दोनों ही बैकफुट पे आना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यूएस दिखा रहा है कि भाई ईरान बैकफुट पे चले जाए, वो वॉर ख़त्म कर दे, या ईरान जो है वो बैकफुट पे चले जाए और यूएस जो है वॉर ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर दोनों ही अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी फिलहाल सीज़ फायर टाइप से है, बट आगे एस्केलेट हो सकता है। बट हाँ, अगर ये सीज़ फायर होता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये सीज़ फायर होते ही क्रूड के भावों में हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी। तो अगर ये सीज़ फायर होता है, वॉर खत्म होती है, तो डेफिनेटली जो क्रूड सबसे बड़ा एक क्वेश्चनेबल बना हुआ है, क्रूड की जो सप्लाईज हैं, क्रूड के जो भाव है वो वहाँ पर कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे और उससे हम देखेंगे कि जो बाकी चीज़ें नीचे गिर रही थी वो वहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नजर आएंगी। अच्छा, एक और बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ लोग कह रहे हैं क्या सच में सेंट्रल बैंक अपना सोना बेच रहा है, ऐसी भी जानकारी है और इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सेंट्रल बैंक्स अगर हम देखें तो ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड बेच रहे हैं, बट कुछ अटकलें ऐसी हैं कि अगर जैसे अगर हम ईरान की बात करें या जो छोटी इकोनॉमी उनकी बात करें, उनके पास गोल्ड है, बट अगर उनको नुकसान हो रहा है, उनको भी कैश की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपना यहाँ पर गोल्ड बेच सकते हैं या अपना गोल्ड जो है गिरवी रखकर फंड उठा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से, हालांकि ईरान तो वेल सफिशिएंट फंड है तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ अगर हम बात करें यूएई के कुछ जो देश हैं जहाँ पर इशू हो सकता है तो शायद वो यहाँ पर बेच सकते हैं। बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि उन्होंने गोल्ड बेचा है। अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो गोल्ड को गिरवी भी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मगर ये एक ऑप्शन है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बेच भी सकते हैं। अच्छा, एक और कयास, क्योंकि आप देखिए अप्रैल के अगर महीने की बात कर ले तो वेडिंग सीजन भी शुरू होने वाला है, मार्च का महीना चल रहा है, तो लोग यही जानना चाहते हैं। कल भी मैं लाइव कर रही थी, लोगों के साथ जुड़ी थी, तो लोगों का ये कहना है क्या सोना चांदी इससे भी और ज़्यादा कम हो सकता है? क्या आने वाले टाइम में वेडिंग है तो बढ़ भी सकता है? देखिए, अगर हम बात करें, एक तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरली लोग बुक्स अपनी क्लोज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आगे मैरिज सीजन है, प्लस अगर हम बात करें तो आगे अक्षय तृतीया का भी सीजन आने वाला है, तो ऐसे में आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली जो ये भाव लोअर लेवल आए हैं, इसका ज़रूर जो ग्राहक हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आएंगे और आपको निचले स्तरों पर खरीदारी भी देखने को मिलेगी। और हम देख भी रहे हैं, जैसे कल भाव काफ़ी टूटे थे तो वहाँ से बहुत जल्दी से रिकवरी भी बहुत तेज़ देखने को मिली। और हम हमेशा कहते हैं कि जब भी गोल्ड सिल्वर के भाव गिरते हैं
हैं तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर जो खरीदार हैं, जो लोग पहले रैली में मिस आउट हो गए थे, वो वहाँ पर खरीदारी करना चालू करते। तो हमने कल वही देखा कि जो भाव 2 लाख के नीचे गए थे, वहाँ से महज 15 मिनट में बहुत तेजी से रिकवरी हमने सिल्वर में आती हुई देखी। तो जितना भाव नीचे टूटते हैं उतनी स्पीड से रिकवरी भी करते हैं। अब बात क्रूड ऑयल की भी कर लेते हैं, क्योंकि कच्चा तेल और मजबूत जो डॉलर है, क्या सोने चांदी को और भी ये कैसे गिरा रहा है, इसको लेकर के भी थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की भी अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्रूड जो है कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि क्रूड की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। हमने देखा क्रूड के भाव अभी 2 महीने पहले $60 के आसपास थे, अब करीबन $110-112 के आसपास हैं। तो जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो अपनी मॉनेटरी टाइटनिंग करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो बैंक ऑफ जापान ने भी कह दिया कि आने वाले 1 महीने में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो कहीं ना कहीं लोगों जो है उनकी जेब से पैसा निकलता हुआ नजर आएगा, और वो फिर शायद एसेट क्लास में ज़्यादा ना जाते हुए दिखाई दे। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जनरली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट देखने को मिलती है। अगर हमने देखा था लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट बहुत सारे कट हुए थे, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिला। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, तो लोग केवल सर्वाइवल में के लिए रहेंगे, वो एक्स्ट्रा जो है सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में गोल्ड सिल्वर के भाव नीचे गिरते हैं। तो अगर हम देखें तो क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है और मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, तो उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। अनुज जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने पॉडकास्ट किया था जिस समय सोना चांदी का भाव बहुत ज़्यादा था, और उस समय हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या सोना चांदी पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए जब सोना चांदी इतनी तेजी से बढ़ रहा था, उस वक्त लोगों ने सोना चांदी खरीद लिया, उनको क्या करना चाहिए अब? देखिए, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर किसी ने ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है तो वहाँ पर उसको नुकसान हो सकता है, बट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लिया है और उनका व्यू 3 से 5 साल का अगर वो लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, पिछले साल और पिछले 2-3 सालों में हमने काफ़ी अच्छी रिटर्न गोल्ड में आती हुई देखी है। तो शायद ऐसा आपको मोमेंटम यहाँ देखने को ना मिले। ये यहाँ पर आप वो हो सकता है कि यहाँ पर टाइम लेता हुआ नजर आए। तो अगर उनका व्यू 3 से 5 साल का है तो उनको होल्ड करना चाहिए। और जो निचले लेवल आए हैं, ये भी अच्छे मौके जहाँ पर वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि एक आदमी को, एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड रखना चाहिए। अगर उन्होंने 15 से 20% गोल्ड ऐड कर रखा है तो मुझे लगता है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी लगातार क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि निवेशकों के पैसे भी इसमें उनको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्रिप्टो को लेकर के भी ज़रा बताइएगा। देखिए, शेयर मार्केट का जहाँ तक सवाल है, अगर ये वॉर रुकता है, सीज फायर होता है, तो वो ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। उससे क्या है कि क्रूड के भाव नीचे आएंगे, क्रूड की सप्लाई चालू हो जाएगी, नेचुरल गैस की सप्लाई चालू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को फ्यूल मिलेगा, तो इकोनॉमी दोबारा से रन करना स्टार्ट करेंगी। तो ऐसे में इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। हमने देखा भी है पिछले 2 दिनों में जो स्टेटमेंट्स आई हैं ट्रंप की तरफ से या ईरान की तरफ से, तो उसके बाद हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। खाली इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर जंप आता हुआ दिखाई दिया है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट क्लास है, इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। हालांकि इंडिया में तो रेगुलेटेड नहीं है, बट हाँ, फॉरेन कंट्रीज में रेगुलेटेड है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या कुछ भी पॉजिटिव चीज़ होगी तो लोग वहाँ पर पैसा लगाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जो भी एसेट क्लास होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये सीज फायर होता है तो आपको इक्विटी मार्केट में बढ़त देखने को मिलेगी, जो हमने आज भी देखी है, और बाकी एसेट क्लास में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। अनुज जी, क्योंकि देखिए, जब जिस तरीके से अभी ग्लोबल लेवल पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, ईरान, इजराइल और बीच में अमेरिका भी कूद रहा है, आप देखिए, लेकिन समझना ही बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब भी इस तरीके के माहौल होते हैं, तनाव की स्थिति होती है, युद्ध होता है, तो सोना चांदी का दाम तो बढ़ता चला जाता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दाम कम होते हुए जा रहे हैं? देखिए, जनरली जो भी पीछे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हुए थे, उसमें हमने देखा था कि जो इन्फ्लेशन था वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ था। यहाँ पे क्रूड के प्राइस ऑलमोस्ट करीबन 100% ऑलमोस्ट बढ़ गए हैं, 60 से लेकर सामने फीका हो रहा है सोना चांदी। यस, बिल्कुल, क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और ऐसे में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको यहाँ पर मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है कि गोल्ड, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोग सारा पैसा अपना बैंक्स में रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि लोग गोल्ड से पैसा निकालकर बैंक में पैसा डालेंगे। तो ये बेसिकली एक सेंट्रल बैंक्स की तरफ से स्टेप होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ये भारी गिरावट हो रही है, और लगातार हम बात करें युद्ध की भी, हमने इस पर यहाँ पर डिस्कस किया। तो बताइए, इसमें कौन कौन से जो देश है वो मुख्य तौर से भूमिका निभा रहे हैं गिरावट के पीछे की वजह? देखिए, ये तो आप देखिए कि पूरा मिडल ईस्ट ही है। यूएस है, ईरान है, इजराइल है, और पूरा मिडल ईस्ट है जो इसकी चपेट में आया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो
इनडायरेक्टली इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो शिपमेंट्स नहीं आ रहे हैं क्रूड के, नेचुरल गैस के शिपमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे तो चाइना भी इसमें है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जापान भी इसकी चपेट में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए जो फ्यूल की सप्लाई है वो पूरे विश्व में जाती है, और अगर ये फ्यूल की सप्लाई रुक रही है तो इसमें सभी देश, क्योंकि फ्यूल हर देश यूज़ करता है, और ये जो प्राइस बढ़े हैं क्रूड के, इससे पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है। ऐसा नहीं कि कोई सा कंट्री इफेक्टेड ना हो, पूरा वर्ल्ड इससे इफेक्ट हुआ है। मगर ये अगर हम देखें तो ये बेसिकली यूएस, ईरान, इजराइल और मिडल ईस्ट के एरिया में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखें जिस तरीके से बंद हुआ, तो हमने देखा किस तरीके से जो वहाँ से सप्लाई नहीं हो पा रही थी, परेशान होते हुए। भारत में भी इसकी कमी देखने को मिली। अभी भी देखिए लोग थोड़े बहुत परेशान होते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि सही समय पर उनको गैस नहीं मिल रहा है। और भारत में क्या आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं परेशानी बढ़ सकती है। आप देख लीजिए, कहा ये भी जा रहा था कि खाद पर भी संकट आ सकता है, किसानों के लिए भी जो आने वाले दिनों में चिंता हो सकती है। पानी को लेकर के भी कहा जा रहा था। इस ऐसे भी कई तरीके की प्रतिक्रिया आ रही थी, तो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा बड़ा इशू होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और हम देख रहे हैं कि ईरान धीरे धीरे करके जो शिपमेंट्स है वो हमारी शिपमेंट हमारी तरफ आती हुई दिख रही हैं, और शिपमेंट्स को छोड़ रहा है वो, तो उससे सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा यहाँ पर इशू आता हुआ दिखाई देगा। देखिए जहाँ तक सवाल है पानी का, क्योंकि पानी की बॉटल्स महंगी हुई हैं, क्योंकि जो भी चीज़ पेट्रोकेमिकल से बनती हैं वो यहाँ पर थोड़ी कॉस्टली होती हुई दिखाई दी, तो उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। बट जैसे ही हमारे पास क्रूड की सप्लाई भरपूर हो जाएगी, गैस की सप्लाई भरपूर हो जाएगी, तो फिर वापस वो कंट्रोल होती हुई दिखाई देंगी। तो अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी जो सिनेरियो वो टोटली क्रूड की सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। और इंडिया, क्योंकि देखिए 80% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और हमारी इकोनॉमी टोटली अभी ऑयल के ऊपर ड्रिवन है, तो जब तक ऑयल की सप्लाई में कुछ इशू रहेगा तो वो इंडिया के लिए हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगा। तो हमें लगता है कि अभी अगर क्रूड की सप्लाई चालू हो जाती है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। लेकिन अगर हम सोना चांदी की देखिए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सोना चांदी में क्योंकि फिजिकल लोग तो निवेश करते हैं सोना चांदी को लेकर के, जब भी दाम बढ़ते हैं तो पहले यही रहता है सोना चांदी जा करके खरीद लूं। लेकिन निवेश के और क्या क्या सही ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बताइएगा। देखिए अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो एक तो ये कि मार्केट बहुत नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं, काफ़ी ऐसी स्क्रिप्ट्स मिल सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स शेयर मिल सकते हैं जो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गए हैं, जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी देखेंगे तो उसमें आपको टॉप ब्लू चिप स्टॉक्स मिलेंगे, जिसको आप आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो हमारी राय तो है कि आप 50% आप स्टॉक्स में डालिए, 20% आप गोल्ड सिल्वर में डालिए, और बाकी आप जो म्यूचुअल फंड या जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है उसमें आप डाल सकते हैं। तो पोर्टफोलियो को अपने को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और डिफरेंट एसेट क्लास में डाल सकते हैं। हमने देखा है कि जब भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया गया है और जब भी अनिश्चितकालीन कुछ ऐसी घटना घटी हैं तो उसमें पोर्टफोलियो ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का सारा पैसा एक में ना डाल के आप उसको डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि निवेश करने के लिए जाहिर सी बात है, अगर हम आम जनता की बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं सोना चांदी पर, और अभी सोना चांदी में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं ETF और SIP में से निवेश के लिए क्या ये बेहतर क्या है? देखिए ETF और SIP दोनों ही बेहतर ऑप्शन है। ETF में आपको बहुत अच्छे लोअर लेवल पे क्वांटिटी मिल जाती है, जैसे अगर हम गोल्ड या सिल्वर की ETF की बात करें, क्योंकि आज गोल्ड सिल्वर बहुत हायर लेवल पे चले गए हैं, तो एक रिटेल की बस की बात नहीं है लेना। बट अगर वो ETF के थ्रू लेते हैं तो वो बहुत छोटी क्वांटिटी बहुत कम रेट में ले सकते हैं, तो वो उसको SIP के फॉर्म में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहीं SIP जो एक जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आपको लगता है कि आपको हर महीने कुछ कुछ अमाउंट डालना है या आपको बहुत छोटा छोटा अमाउंट डालना है, तो आप SIP के थ्रू डाल सकते हैं। तो SIP और ETF दोनों ही बेहतर ऑप्शन है। आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के थ्रू। क्योंकि SIP की बात हो रही है तो गिरते बाजार में आपसे समझना चाहेंगे कि SIP करने का क्या फ़ायदा है? देखिए SIP एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एवरेज को सपोर्ट करता है। मींस अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो हर गिरावट में आपकी एंट्री होती है। तो आप जनरली लोग ये सोचते हैं कि भाई ये मार्केट गिर गया, मैं बाय करूं ना करूं, बट SIP के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट होता है और आप हर लोअर लेवल पे बाय करते हैं। तो जब मार्केट वहाँ से उठती है तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो बहुत एक्यूमुलेटेड मिलता है और एक कंपाउंडिंग की पावर के अकॉर्डिंग वो रिटर्न मिलता है। तो SIP एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है और हर लेवल पर वो इन्वेस्टमेंट करता है।